नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन खबरों का रुख करने से पहले डाल लेते एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बढ़ेगी वाइब्रेंट विलेज की संख्या, गृह मंत्रालय कर रहा कई अन्य गांव को चिन्हित। फिलहाल योजना में शामिल है 4 गांव। चारधाम यात्रा की तैयारी को मुकम्मल करने में जुटी सरकार। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए केंद्र को भेजा 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। तीर्थ यात्रियों को हर सुविधा देने का वादा। उत्तराखंड में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत, छात्रों को अभी तक नहीं मिली सरकार की तरफ से निःशुल्क किताबें। शिक्षा मंत्री दे रहे बजट का हवाला। और क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह की बढ़ सकती है मुश्किलें, पुलिस की गिरफ्त में जल्द होगा नरेंद्र शाह। अश्लील ऑडियो वायरल होने के बाद कई और खिलाड़ियों ने उत्पीड़न को लेकर खोला मोर्चा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। शनिवार को सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सशक्त उत्तराखंड 2025 के तहत विभागों की समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ विचार मंथन किया है और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाइब्रेंट विलेज पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय वाइब्रेंट विलेज के तहत कई और अन्य गांवों को चिन्हित करने जा रहा है। उम्मीद है कि उत्तराखंड के कई गांव वाइब्रेंट विलेज योजना में शामिल किए जाएंगे, जिससे गांव को एक नए स्वरूप के साथ पहचान भी मिलेगी। दरअसल वाइब्रेंट विलेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत सीमा से लगे हुए अंतिम गांव को प्रथम गांव के तौर पर विकसित किया जाना है। मौजूदा समय में इस योजना के तहत उत्तराखंड के 4 गांव शामिल है, जिसमें माणा, नीति, मलारी, गोंजी शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ये महत्वाकांक्षी योजना है वाइब्रेंट विलेज, और उन्होंने माणा प्रवास के दौरान इन सभी गांवों को, जो भारत के पहले अंतिम गांव के रूप में हम लोग जानते हैं उनको हैं ही, उन सभी गांवों को प्रथम गांव कहा है कि वो भारत के प्रथम गांव होंगे और प्रथम गांव के रूप में ही उनके विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। उस दिशा में हमको 4 गांव अभी पहले चरण में नीति, मलारी, माणा और गुंजी 4 मिले हैं। इसके बाद अभी एमएचए कुछ गांव और भी जो है भारत का गृह मंत्रालय और गांवों को भी सर्च कर रहा है। उसमें भी हमें लगता है कि उत्तराखंड के और भी गांव सम्मिलित किए जाएंगे तो उनका तेजी से विकास होगा। उत्तराखंड में केंद्र सरकार की तरफ से अलग अलग विभागों के लिए प्रदेश सरकार को लगातार बजट आवंटित किया गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है। इसलिए जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर बजट जारी किया जा रहा है, उससे निश्चित तौर से उत्तराखंड में विकास कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं। जो सेंट्रल से हर विभाग ने अपने अधिकाधिक प्राथमिकता में लेते हुए उत्तराखंड को हर विभाग ने धनराशि जारी की है। हमको राज्य के विकास के लिए जो धनराशि आई है, हम लोग उसका समुचित तरीके से आगे लगाएंगे, उसको ठीक प्रकार से उसका यूज करेंगे, ठीक प्रकार से उपभोग हो। और जो प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि उत्तराखंड का ये दशक हो, उस दशक को बनाने के लिए हमारे सभी प्रयास जारी रहेंगे। उत्तराखंड में जहां एक तरफ चारधाम यात्रा की तैयारियां चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम भी चारधाम यात्रा की तैयारियों में रुकावट पैदा कर रहा है। चारों धामों में बर्फबारी से तैयारियों में असर देखने को मिल रहा है, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यात्रा शुरू होने में अभी 20 दिन का समय बचा हुआ है, इसलिए आगे मौसम साफ रहने वाला है और चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली जाएगी। बेहतर सुविधाएं श्रद्धालुओं को दी जाएंगी। अभी यात्रा प्रारंभ होने में 20 दिन है और बर्फबारी हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि अभी बर्फबारी हो जा रही है, आगे मौसम अच्छा रहेगा और सभी जो यात्रीगण आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए हम समुचित प्रबंध कर रहे हैं, समुचित व्यवस्थाएं कर रहे हैं। वहीं चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र सरकार को 500 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सुविधाओं को मुकम्मल करने के लिए उन्हें केंद्र से आश्वासन मिला है। उन्हें उम्मीद है कि प्रस्ताव को स्वीकृति जरूर मिलेगी। निश्चित रूप से भारत सरकार से जब हमने इसका प्रेजेंटेशन दिया है तो भारत सरकार ने उसको सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है और हमारे विभाग को ये भी कहा है कि आप उसका ज़रूर एक डीपीआर बना के दीजिए, तो जल्दी हम उनको डीपीआर बना के भी दे दी है।
और निश्चित इस बार उत्तराखंड को 4 धाम यात्रा के लिए पर्याप्त जो है जो संसाधन हमने मांगे वो दिए जाए। उत्तराखंड का शिक्षा विभाग एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार चर्चा की जो वजह है वो सरकार की तरफ से किया हुआ वादा है। दरअसल उत्तराखंड में 1 अप्रैल से स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन नए शैक्षणिक सत्र में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को सरकार की तरफ से पुस्तकें मिलनी थी, मगर अभी तक वो पुस्तकें नहीं मिली है और कब तक मिलेगी ये कह पाना भी फिलहाल मुश्किल है। क्या कुछ तर्क किताबें न मिलने को लेकर स्कूल प्रबंधक और सरकार की तरफ से देखने को मिल रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चली है, लेकिन नए शैक्षणिक सत्र में छात्रों को किताबें कब तक मिलेंगी ये कह पाना अभी मुश्किल सा नजर आ रहा है, क्योंकि 16 लाख से ज्यादा छात्रों के लिए किताबें छापने का काम अब शुरू हुआ है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कब तक किताबें छपेंगी, कब शिक्षा विभाग को मिलेंगी और कब उसके बाद जाकर स्कूलों तक पहुंचेंगी। हालांकि स्कूलों के प्रधानाचार्य का ये कहना है कि जब तक किताबें नहीं मिलती तब तक पुरानी किताबों से ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। पूरी उम्मीद है हमें कि जल्दी ही सारी किताबें बच्चों को मुहैया करा दी जाएंगी। अभी हम लोगों ने वैसे विगत सत्र की जो किताबें हैं बच्चों की वो भी मंगवाई हुई हैं बच्चों से। जिनके पास नहीं होंगी उनको हम अभी उससे पढ़ा लेंगे और शीघ्र ही आ जाएंगी। विभाग उस पर सक्रिय है और जल्दी ही किताबें मुहैया करा देगा। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को सरकार निःशुल्क किताबें देती है, लेकिन इस बार अशासकीय स्कूलों के छात्रों को भी सरकार की तरफ से निःशुल्क किताबें मिल रही है। लगभग 16 लाख से ज्यादा छात्रों को किताबें दी जानी है, जिसमें काफी देरी हो रही है। इस पूरे मसले पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जहाँ तक किताबों की बात है तो किताबें तो हम हर साल फ्री देते हैं और जैसे बजट आता है वैसे उसका टेंडर होता है, क्योंकि अभी हमारा बजट पास हुआ है और हमने बहुत जल्दी इसके टेंडर भी किए हैं। इस साल थोड़ी नई व्यवस्था इसलिए हुई है कि इस साल मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार ने निर्णय किया कि हम अशासकीय विद्यालय हैं जो कि एडिट हैं, उनके लगभग 4 लाख बच्चों को किताबें और देने का निर्णय किया है। तो चूंकि अभी हमारा बजट सत्र हुआ है और उनके लिए भी पैसे का प्रावधान नई व्यवस्था में किया गया था और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी किताबें जो है स्कूलों को मिल जाएंगी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जिस बजट का हवाला देकर अभी तक किताबें ना छपने की बात कह रहे हैं, ये वही विभाग है जो पूरे साल भर में भी अपना बजट खर्च नहीं कर पाता है। यानी कि शिक्षा विभाग के लिए बजट पेश होने का इंतजार करना मात्र मुद्दे से पल्ला झाड़ने वाली बात लग रही है। ऐसे में छात्रों के भविष्य के प्रति इसे लापरवाही समझा जाए या फिर शिक्षा विभाग की व्यवस्था को राम भरोसे छोड़ दिया गया है। कई सवाल खड़े होते हैं, मगर देखना ये होगा कि आखिर छात्रों को कब तक किताबें मिल पाती है। हल्द्वानी पहुंचे उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने महंगाई पर सरकार को जमकर घेरा है। भुवन कापड़ी ने कहा कि जिस तरह से राज्य सरकार आम आदमी की जरूरतों को और उनकी चीजों को महंगा कर रही है और शराब को सस्ता कर रही है, उससे साफ है कि प्रदेश सरकार को जनता से कोई सरोकार नहीं है। बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई है, जिसको लेकर सरकार को कांग्रेस ने जमकर आड़े हाथ लिया है। सरकार से पूछना चाहते हैं, ये कैसी सरकार है जिसने जनता की मूलभूत समस्याएं कह रहे हैं ना आज कि भाई सिलेंडर महंगा ब्लेंडर सस्ती, ये सरकार दारू जो है सस्ती करती जा रही है, लेकिन जो मूलभूत चीज़ें हैं, सिलेंडर है, बिजली है, पानी है, किताबें हैं, दवाइयाँ हैं, उनको महंगा करती जा रही है। तो इससे दिखता है कि सरकार को जन सरोकार से कोई मतलब नहीं, जनता से कोई मतलब नहीं, उन्हें सरकार मौज में रहना चाहती है, अपना फायदा देख रही है। क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पहले शाह का खिलाड़ी के साथ एक अश्लील ऑडियो वायरल हुआ और शाह का काला कारनामा सबके सामने आ गया। अब कई और खिलाड़ियों ने नरेंद्र शाह पर उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि कोच नरेंद्र शाह की जल्द गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। कोच नरेंद्र शाह की काली करतूत, अश्लील हरकतों के मिल रहे सबूत, खिलाड़ियों को करियर बनाने का देता था झांसा, कोच का अब पलट गया पासा, गुरु शिष्य का रिश्ता किया तार तार, नरेंद्र शाह अब जल्द होगा गिरफ्तार। हमारे समाज में गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है, गुरु शिष्य के रिश्ते को पवित्र माना गया है, लेकिन वही गुरु यदि अश्लील हरकत करने पर आ जाए तो उसे हैवान कहना गलत नहीं होगा।
बात कर रहे हैं क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह की, जिसका अश्लील ऑडियो वायरल होने के बाद कोच का काला कारनामा उजागर हो गया। सामने आ गया कोच का वो सच जिसकी आड़ में न जाने ही कितनी महिला खिलाड़ियों के साथ कोच शाह ने काला खेल खेला। लेकिन अब एक के बाद एक महिला खिलाड़ी खुद सामने आकर शाह की सच्चाई बयां कर रही है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और बहुत जल्द कोच नरेंद्र शाह की गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल इस वक्त नरेंद्र शाह अस्पताल में भर्ती हैं। उनका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, ऐसे में पुलिस बयान दर्ज कर जल्द गिरफ्तार करेगी। देखिए, ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था थाना नेहरू कॉलोनी में, जिसमें कि जो 354 में और पोक्सो में, इसके अलावा जो है SC/ST में मुकदमा पंजीकृत था, जिसकी विवेचना जो है क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही है। तो जिसमें विवेचनात्मक कार्रवाई है वो उनके द्वारा की जा रही है, जिसमें कि पीड़िता के बयान लेना और उसके बाद ही अग्रिम वैधानिक कार्रवाई उनके द्वारा की जाए। जानकारी के मुताबिक शाह का खिलाड़ी के साथ अश्लील ऑडियो वायरल होने के बाद उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन समय रहते अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज चल रहा है। जैसे जैसे शाह के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, वैसे वैसे उनके करतूतों के काले चिट्ठे खुलते जा रहे हैं। अश्लील ऑडियो वायरल होने के बाद 3 अन्य खिलाड़ियों ने शाह पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। वहीं 2 और खिलाड़ियों ने नरेंद्र शाह के खिलाफ उत्पीड़न को लेकर तहरीर दी। बता दें कि कोच नरेंद्र शाह पर यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत केस दर्ज किया गया है। बता दें कि इस पूरे मामले में अब गहनता के साथ जांच की जा रही है और माना जा रहा है कि नरेंद्र शाह इस काले खेल में अकेला नहीं, बल्कि कई और लोग भी इसमें शामिल हैं। क्रिकेट एसोसिएशन के भी कई लोगों के नाम आगे उजागर हो सकते हैं। बहरहाल इंतजार है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच हो और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए, ताकि मासूम बच्चियां जो खेल जगत में अपना करियर बनाने के लिए आती हैं, उन्हें ऐसे हैवानों का सामना न करना पड़े। बेमौसम हुई बारिश से उत्तराखंड में किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फसलों के आंकलन करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कृषि विभाग के साथ आपदा विभाग को भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका जल्द से जल्द आंकलन किया जाए, ताकि किसानों की मदद की जा सके। कल जो पिछले 24 घंटे में काफ़ी तेज़ बारिश कुछ स्थानों पर हुई है, जिससे किसानों की फसलों का भी नुकसान हुआ है, विशेषकर गेहूं की और जो अन्य जो मौसमी खेती है उन सभी को नुकसान हुआ है। उसके लिए कृषि विभाग को और आपदा प्रबंधन विभाग मिलकर उसका आकलन करवाने के लिए कहा है। आकलन होते ही निश्चित रूप से जो भी सहायता सरकार की तरफ से होती है वो सहायता हम लोग करेंगे। राजधानी देहरादून में अब एम्बुलेंस मरीज को अस्पताल ले जाने के बजाय शराब की सप्लाई कर रही है। दरअसल तेज रफ्तार से सायरन बजाकर जा रही एम्बुलेंस को जब रोका गया तो एम्बुलेंस में मरीज नहीं बल्कि 20 पेटी शराब की निकली, जो ऋषिकेश लेकर जाई जा रही थी। हैरानी इस बात की है कि इन तस्करों में एक महिला भी शामिल थी, जिसको मरीज बनाकर ले जाया जा रहा था। SSP दलीप सिंह कुंवर ने बताया है कि बिना ट्रैफिक के सायरन बजाए जाने पर पुलिस कर्मियों को शक हुआ और एम्बुलेंस को रुकवाया गया था। एम्बुलेंस में मिली महिला तस्कर पर भी पहले से 7 मामले NDPS के तहत दर्ज किए गए हैं। ओमनी जो एम्बुलेंस है UK 04 के 1463, इसमें ये एम्बुलेंस रन बजाते आ रही थी। इनको शक हुआ जब रोड खाली है, कोई ट्रैफिक है नहीं, बहुत कम ट्रैफिक है, साइन बजाने का कोई मतलब है नहीं, तो उनको शक के आधार पर उन्होंने एम्बुलेंस को रोका। रोकने पर जो है एक महिला शराब की 20 पेटियों के ऊपर लेटी हुई थी, उसको चादर बिछा करके लेटी हुई थी। और जब चेक किया गया तो वास्तव में शराब मिली, देशी शराब है। और ये देहरादून से जो है रानीपुर के क्षेत्र के आगे उस क्षेत्र में जो है बेचने जा रहे थे। इसमें 4 अभियुक्त हैं, बेसिकली सभी ऋषिकेश के रहने वाले हैं। और इसमें एक रवीना भटनागर महिला है, जिसके खिलाफ जो है 7 आबकारी के मामले हैं और 2 NDPS के मामले हैं। वहीं उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाने का SSP ने वार्षिक निरीक्षण किया है। इस दौरान काम में लापरवाही करने वाले SSP मंजूनाथ TC ने दरोगा को लाइन हाजिर किया है, साथ ही वेतन रोकने के आदेश भी दिए गए हैं। निरीक्षण में SSP ने पुलिस जवानों के अस्त्र शस्त्र का भी प्रशिक्षण किया है। नेशनल पार्ट में भारी कमी है
कोई भी सब इंस्पेक्टर को अपना पिस्तौल खोलने में काफ़ी जो है कमियां पाई गई है। तो प्रभावी रूप से बेसिकली हथियार खोलना जोड़ना उसकी रखरखाव में जितना वाकिफ़ होना चाहिए था उतना नहीं है। इसलिए इन सभी लोगों को 3 दिन का ट्रेनिंग के लिए हमने दे दिया है। और एक सब इंस्पेक्टर ने मेरा स्टैंडिंग ऑर्डर को, जनपद का स्टैंडिंग ऑर्डर है उधमसिंह नगर, क्योंकि वायलेंट और सीमावर्ती जिला है, क्राइम प्रोन जिला है, हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर रहता है कि हर सब इंस्पेक्टर को पिस्तौल और या रिवॉल्वर कैरी करना मैंडेटरी है। उसका उल्लंघन किया है, उसको तत्काल हमने लाइन हाजिर के लिए बोल दिया है। दिनेशपुर में बारिश के बाद सड़कों का बुरा हाल हो चला है। क्षतिग्रस्त सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने सड़क हादसे की भी आशंका जताई है। लोगों ने सड़क की मरम्मत किए जाने की भी मांग की है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, गाड़ी पलटने का डर रहता है। ये है वो बच्चे, हम स्कूल का बच्चा भी ले जाने डरते हैं लेके जाने से। बताओ, बहुत ही ज़्यादा खराब है, चलने फिरने में बहुत ही दिक्कत है, बहुत ही हद से ज़्यादा है। गड्ढा है, थोड़ा सा बारिश हो जाता तो ये रास्ता एकदम पूरा ऐसा हो जाता है, बच्चे स्कूल में जाने के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। ये रोड बनने का था, पता नहीं ऊपर से क्या किया नहीं किया, आदेश दिया नहीं दिया, रोड बना नहीं। वहीं रुड़की में लापता हुए युवक को जल्द तलाशने के लिए परिजनों ने कोतवाली में जमकर हंगामा काटा है। परिजनों ने बताया कि 30 मार्च से युवक जिस दुकान पर काम करता है वहां से गायब हो गया था। परिवार ने बेटे की हत्या की आशंका भी जताई है। परिवार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि उनके बेटा गंग नहर में डूब गया है। उसका कहना है कि लड़के का लाश मिल जाए, उससे पूछो लड़के को कि भाई लड़का कैसे डूबा, कैसे कहाँ वो लड़का है। उन्हें घर पर फोन कराया, उससे पुलिस पूछताछ करे और लड़के को हमें बताया जा कि कैसे कैसे वो डूबा, कैसे कैसे कहाँ वो छोड़ा, जब उसे घर से लेकर आया। पुलिस हमें थोड़ा संतुष्ट बतावे, थोड़ा हमारे दिल को शांति देवे। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। उत्तराखंड में बढ़ेगी वाइब्रेंट विलेज की संख्या, गृह मंत्रालय कर रहा कई अन्य गांव को चिन्हित। फिलहाल योजना में शामिल है 4 गांव। 4 धाम यात्रा की तैयारियों को मुकम्मल करने में जुटी सरकार। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए केंद्र को भेजा 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। तीर्थ यात्रियों को हर सुविधा देने का वादा। उत्तराखंड में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत, छात्रों को अभी तक नहीं मिली सरकार की तरफ से निःशुल्क किताबें, शिक्षा मंत्री दे रहे बजट का हवाला। और क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह की बढ़ सकती है मुश्किलें, पुलिस की गिरफ्त में जल्द होगा नरेंद्र शाह। अश्लील ऑडियो वायरल होने के बाद कई और खिलाड़ियों ने उत्पीड़न को लेकर खोला मोर्चा।